Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about the absorption of radiation and we shall also derive the rate equation for absorption. So let's first see what is absorption of radiation. The process in which atoms in ground state absorb energy from incident photons and jump into the higher energy state is called absorption of radiation. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है कि जब भी आप किसी मटेरियल के ऊपर लाइट थ्रो करवाएं और उस मटेरियल के जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करें उस फोटोन को, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि लाइट जो है या कोई भी रेडिएशन जो है वो फोटोन नेचर की होती है, यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। सो जब भी हम लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करवाते हैं या हम कहते हैं लाइट एब्जॉर्ब करिए, तो इसका मतलब होता है कि वो एक्चुअली फोटॉन्स को वो मटीरियल एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। तो कोई भी मटीरियल जब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, या उसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जाए कि जब हम कहते हैं एटम इन ग्राउंड स्टेट एंड एटम इज शिफ्टेड टू एक्साइटेड स्टेट, तो वहाँ पे बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्राउंड स्टेट में थे। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जिस भी शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर वो के शेल के अंदर है तो वो के शेल उनकी ग्राउंड स्टेट है। वो एल के अंदर है, वो एम के अंदर है, वो एन के अंदर है, तो एल, एम और एन रिस्पेक्टिवली उनके लिए ग्राउंड स्टेट्स हैं। सो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे और अपने लेवल को छोड़कर अपने से ऊपर वाले लेवल में चला जाए, तो हम कहते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट को, ग्राउंड का मतलब नेचुरली वो जिस शेल में था, जिस स्टेट में था, उसको छोड़ के वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, हायर ऑर्बिटल में चला गया। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। सो कंसीडर करें कि हमारे पास टू लेवल सिस्टम है, यानी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो एनर्जी लेवल्स हैं, यानी एक लोअर एनर्जी लेवल है, एक उसके पास हायर एनर्जी लेवल है। यानी हमने एक से ज़्यादा सिस्टम्स भी हम ले सकते हैं, मीन्स एक शेल, फिर उससे ऊपर उससे एनर्जी ज़्यादा एनर्जी वाला शेल, फिर उससे ऊपर ज़्यादा एनर्जी वाला शेल। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे टू लेवल सिस्टम लिया है जिसमें दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक हमारे पास E1 है, दूसरी हमारे पास स्टेट E2 है। अब E1 जो है वो हमारी ग्राउंड स्टेट है, E2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। द पॉपुलेशन ऑफ एटम इन दीज लेवल इज आइडेंटिकल एंड इज गिवन बाय N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। यानी अब भी हमने कोई भी फोटोन थ्रो नहीं करवाया और हम एज्यूम करते हैं कि E1 और E2 दोनों के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो सेम है, यानी जितने एटम्स N1 स्टेट के अंदर है उतने ही एटम्स N2, यानी उतने ही एटम अभी ग्राउंड स्टेट में हैं, उतने ही एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं। Level E1 is called ground state and E2 is called excited state or higher energy state. ओके, सो ये हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है। और एट प्रेजेंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी पॉपुलेशन N1 में है उतनी पॉपुलेशन N2 में है। पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ एटम, तो जितने एटम्स ग्राउंड स्टेट में है उतने ही एटम्स एक्साइटेड स्टेट्स में हैं। अब वो एटम जो ग्राउंड स्टेट में है, द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट नीड सफिशिएंट एनर्जी टू मेक ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी स्टेट। अब वो एटम खुद ब खुद हायर एनर्जी स्टेट में कभी भी नहीं जा सकते। हायर एनर्जी स्टेट का मतलब उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाए, तो बैठे बिठाए उनके पास कभी भी एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब उनके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी किस तरह से इंसिडेंट कर सकते हैं? आप कोई भी लाइट का सोर्स ले सकते हैं, आप टॉर्च ले सकते हैं। वो टॉर्च आप मटेरियल के ऊपर जब थ्रो करवाते हैं तो इसका मतलब हम उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो लाइट जो हम किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं वो उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तभी लेके जा सकती है अगर वो उसके पास इतनी एनर्जी हो जितनी के इस हायर एनर्जी लेवल की है। फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी 2 जूल है, ठीक है, E1 2 जूल है, और हायर एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो लेट से 6 जूल है। सो इसका मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है वो 4 जूल का है। यहाँ पे 2 जूल है, यहाँ पे 6 जूल है। सो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 4 जूल एनर्जी मजीद चाहिए। तो जब तक वो लाइट जो हम उसके ऊपर थ्रो करवा रहे हैं, वो फोटोन जो उसके ऊपर थ्रो करवा रहे हैं, जब तक उस फोटोन की एनर्जी 4 जूल नहीं होगी तब तक वो इस एटम को यहाँ से उठाकर एक्साइटेड स्टेट में
नहीं लेके जा सकता। सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लाइट मटेरियल के ऊपर थ्रो करवाएं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। हर मटेरियल के लिए फिक्स होती है एनर्जी, यानी हर मटेरियल के लिए एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट होते हैं, एनर्जी डिफरेंस चेंज होता है। मीन्स एक के लिए 4 जूल है, दूसरे के लिए 6 होगी, तीसरे के लिए 8 होगी। सो हर जगह पे हर एटम के लिए जो एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है E2 माइनस E1 यानी एनर्जी का डिफरेंस जो है वो चेंज होता है। सो जब भी आपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उस मटेरियल के लिए फिक्स लाइट होगी कि इसके ऊपर ये वाली लाइट थ्रो करवाएं, मतलब इतनी एनर्जी की लाइट थ्रो करवाएं, तब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगी उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके। सो जब हम उतनी एनर्जी का, यानी वो एनर्जी जो उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाए, यानी 4 जूल एनर्जी का फोटोन उसके ऊपर हम थ्रो करवाते हैं E1 में मौजूद एटम्स के ऊपर, यानी इस ग्राउंड स्टेट में जो एटम पड़े उनके ऊपर। द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट जम्प्स टू हायर एनर्जी स्टेट, तो एटम्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, और फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर शिफ्ट हो गया। अब ये तभी पॉसिबल है अगर उस फोटोन की एनर्जी एच एफ ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसको हम एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर एच एफ यानी उस फोटोन की एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर है, ठीक है, यानी इनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर है। जो मैंने अभी बात की इसकी 2 जूल है, यहाँ पे 6 जूल है, तो 4 जूल 6 माइनस 2 4 जूल का फोटोन होगा, यानी एच एफ अगर 4 जूल के बराबर होगा फिर ही आपका इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है इसको हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से किसी प्रोसेस को कंडक्ट करवाना। एक चीज़ होती है स्पॉन्टेनियस या नेचुरल जो खुद ब खुद हो रही होती है, और एक चीज़ होती है जो हम इंड्यूस करवाते हैं। इंड्यूस का मतलब एक्सटर्नल सोर्स से, और स्टिमुलेटेड का भी यही मतलब होता है कि बाहर से किसी सोर्स से हमने उस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है, उस प्रोसेस को हमने कंडक्ट करवाया है। सो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये हम खुद से एक्सटर्नल सोर्स से फोटोन थ्रो करवा के ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवा रहे हैं। सो इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि ए हमारे पास एटम है प्लस एच एफ वो फोटोन है जिसको ये एटम एब्जॉर्ब कर रहा है, और फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये स्टेरिक का मतलब कि एटम जो है उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम होता है उसको हम स्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद हम ड्राइव करेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या है? रेट इक्वेशन बेसिकली हमें बताती है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो कितना रैपिड होगा या कितना स्लो होगा, या उसका जो रेट है, रेट मीन्स कितना स्लो होगा या कितना फास्ट होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैसे हम उस रेट को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम उस रेट को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो रेट इक्वेशन क्या करती है? रेट इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी प्रोसेस का, जैसे यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो इसकी रेट इक्वेशन हमें ये बताएगी कि जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कैसे आप एब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो लेट n1 इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि इसमें कितने एटम है, तो वो बेसिकली हम उसकी नंबर डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं कि एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर या यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो n1 अगर आपके पास नंबर डेंसिटी है एटम्स की इन ग्राउंड स्टेट E1, द क्वांटिटी n1 इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन स्टेट E1। द इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब वो जो फोटोन हम उसके ऊपर थ्रो करवा रहे हैं, तो उस यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितनी एनर्जी, कितने फोटोन हम थ्रो करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सो रो वी जो है ये हमारी इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी डेंसिटी है, और n1 जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ये नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम जो कि ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन n2, जब हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो असल में जो हमारा लेवल E2 है यानी एक्साइटेड स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन को हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो एटम्स को शिफ्ट करवा रहे हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो जब एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं यानी E1 से E2 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब E2 की जो पॉपुलेशन है, E2 में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सो कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो E2 में बढ़ेंगे या एब्जॉर्प्शन रेट कितना ज़्यादा होगा,
This thing is directly proportional to n1 atoms in lower energy state and energy density. तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ एटम्स कितने पड़े हुए हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, जितने नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे उतने ही वो जो है वो ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करते जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होते जाएंगे। तो अगर एटम्स ग्राउंड स्टेट में ही कम है तो डेफिनेटली फिर वो लाइट कहाँ, अब जब एटम ही नहीं होगा तो लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। सो जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितनी पॉपुलेशन ऑफ एटम्स ज़्यादा होगी ग्राउंड स्टेट में उतने ज़्यादा एटम लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन का रेट उतना ही ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जिस पे एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड कर रहा है दैट इज़ द एनर्जी डेंसिटी। तो आप जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं वो जितनी ज़्यादा डेंस होगी, उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितने ज़्यादा फोटॉन्स एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर आप थ्रो करवाएंगे तो उतना ही एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा। सो dn2/d2, dn2 का मतलब चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ n2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम रेट कहते हैं। बेसिकली रेट का मतलब होता है टाइम के लिहाज से किसी चीज़ को बताना। सो n2 स्टेट के अंदर एक यूनिट टाइम के अंदर d/dt का मतलब टाइम के लिहाज से उसकी पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है या कितनी उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड द रेट। अब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो एनर्जी डेंसिटी के और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स के जो कि ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं dn2/d2 को हमने r ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। r ऑफ ए बी मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू b प्लस b12 रॉ ऑफ v n1। अब यहाँ पे प्लस b(1) 2 जो है ये क्या है, पॉजिटिव साइन इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है ताकि इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें आगे आने वाले प्रोसेस से। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। आगे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ पे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ पे वो एटम वापस ग्राउंड स्टेट में भी आएंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम डिक्रीज हो रहे हैं। इसलिए उन चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया है। सो पॉजिटिव साइन शो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं इन ग्राउंड स्टेट। और b12 जो है, b1 ये हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है विच इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का नाम हम इसको देते हैं। अब आपने आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स पढ़े होंगे, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स में हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है ये भी उनमें से एक है। उसके बाद आप स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करेंगे, वहाँ पे भी हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। सो इन सारे प्रोसेसेस के लिए जो आइंस्टाइन ने कांस्टेंट दिया था, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो दिए थे, इनको हम आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट्स या आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पे भी हमने एक कांस्टेंट या एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवाया है दैट इज़ फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और इसको हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। अब ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, चांसेस बताता है कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है यानी कितने % तक चांसेस हैं कि जब आप लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो वो आपका जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस एटम के अंदर, या एटम उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सो b12 जो है वो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, चांसेस बताता है कि जब भी आप लाइट थ्रो करवा के किसी भी एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा रहे होते हैं तो कितने चांसेस होते हैं, कितने % चांसेस होते हैं कि अगर वहाँ पे 100 आपके पास एटम्स हैं, 100 एटम्स के ऊपर आप लाइट थ्रो करवा रहे हैं, तो उसमें से कितने एटम्स जो हैं यानी 20, 60, 40, 80 कितने एटम्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करके उस लाइट को एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। सो ये बेसिकली हमें चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बता रहा होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशंस की बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो लेज़र्स प्रोड्यूस होती हैं।